Okay, students, today we will cover the topic of errors in instruments. ठीक है, हम errors की बात कर रहे थे। एक हमारा errors वाला टॉपिक है। पहले हमने परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स किए थे इंस्ट्रूमेंट के, उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एरर इन मेजरमेंट सिस्टम। मेजरमेंट सिस्टम में मेजर करते टाइम कौन से एरर्स आते हैं, तो मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है। यस मैम। कोई भी मेजरमेंट सिस्टम जो है वो एक्यूरेट नहीं होता। ये मैंने आपको बताया था कि आइडली जो हम कहते हैं कि मेजरमेंट जो है वो हमारी एक्यूरेट है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी रीडिंग जो है वो एक्यूरेट नहीं हो पाती। अब वो एरर्स आने के चांसेस क्या हैं, एक्यूरेसी कम होने के चांसेस क्या होते हैं, क्यों होता है ऐसे कि हमारे पास एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है सिस्टम में। उसके कुछ ऑफ फैक्टर्स हैं, जैसे कि सबसे पहला है पैरेलैक्स एरर। ठीक है, फिर आता है कैलिब्रेशन एरर। पैरेलैक्स एरर होता है जिसमें हम मेजरमेंट को प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं कर पाए। इनकरेक्टली अगर हमने मेजरमेंट को साइट कर लिया, इनकरेक्टली उसको रिकॉर्ड कर लिया, दैट इज पैरेलैक्स एरर। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। कैलिब्रेशन एरर होता है जब हमारा स्केल जिसके साथ हम उस चीज को मेजर कर रहे हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड है, अगर वो हमारा स्टैंडर्ड ही एक्यूरेट नहीं है तो जो भी हम रीडिंग लेंगे उसके साथ कंपेयर करके वो भी एक्यूरेट नहीं आएगी। तो वो हो जाता है कैलिब्रेशन एरर। जब भी हम अपने स्टैंडर्ड को एक्यूरेट करने की कोशिश करते हैं या उसको चेक करते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड जो है वो एक्यूरेट है या नहीं, उसको हम बोलते हैं कैलिब्रेशन। तो अगर हमारी कैलिब्रेशन ही प्रॉपर नहीं होएगी, उसी में एरर आ जाएगा, तो हमारा जो जो भी हम सिस्टम को उसके साथ कंपेयर करके मेजर करेंगे उसकी भी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है जीरो एरर। जैसे मैंने आपको बताया था, कई वेइंग मशीन्स होती हैं। अगर हम एनालॉग वेइंग मशीन्स की बात करते हैं तो उसमें जो हमारा डिवाइस है उसमें जीरो जो होता है, जो नल फैक्टर होता है, वो प्रॉपर नहीं होता। जीरो प्रॉपर नहीं होता, हो सकता है वो 0.1 हो जो हमें जीरो लग रहा है। तो अगर जीरो प्रॉपर नहीं है डिवाइस का, तब भी हमारे पास जो एरर आता है उसको हम बोलते हैं जीरो एरर। ठीक है, तो करेक्टली जो है वो जीरो पे सेट नहीं होता। नेक्स्ट आता है डैमेज। अगर कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही हमारा डैमेज है या फॉल्टी है, उसके कारण भी एरर आ सकता है। लिमिट ऑफ रीडिंग ऑफ द मेजरमेंट डिवाइस। अगर हमारे पास कोई ऐसा मेजरमेंट डिवाइस है जिसकी जो रीडिंग्स हैं वो लिमिटेड है, मतलब कि जैसे हम बोलते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट, अगर हमने किसी डिवाइस का देखना है कि स्मॉलेस्ट मेजरमेंट यूनिट क्या है उसका, तो उसके लिए उसकी एक्यूरेसी होना जरूरी है कि वो स्मॉलेस्ट पॉइंट पे भी एक्यूरेट रीडिंग दे। ठीक है, तो हमारा मेजरमेंट सिस्टम तभी एक्यूरेट हो सकता है अगर वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट को भी मेजर करे प्रॉपरली। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है पैरेलैक्स एरर। अब अगर हम डेफिनेशंस की बात करते हैं, इसमें कुछ ऐसी डेफिनेशंस थी जिसका हमें मतलब पता होना चाहिए। लिमिट ऑफ रीडिंग वर्ड लिखा था। लिमिट ऑफ रीडिंग का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि स्मॉलेस्ट यूनिट, जो हम मेजरमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट मेजर कर रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ, उसको हम लिमिट ऑफ रीडिंग बोलते हैं। और ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर का मतलब होता है एब्सोल्यूट एरर, विच इज इक्वल टू हाफ द लिमिट ऑफ रीडिंग। मतलब रीडिंग जितनी उस पर ली जा सकती है उसका हाफ, उसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर। कि इस जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें पॉसिबली मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर या एब्सोल्यूट एरर। मैक्सिमम इस यूनिट में कितना एरर आ सकता है, दैट इज ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर। अपर एंड लोअर लिमिट्स। अपर एंड लोअर लिमिट्स में होता है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू। गुड मॉर्निंग। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू जो हमारे मेजरमेंट के बीच में आ सकती है। जैसे जब हमने मेजरमेंट शुरू करी करनी, तो अगर हमारे पास कोई स्केल है जो उसकी वैल्यू 0 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर तक वो मेजर कर सकता है, तो उसकी अपर लिमिट हो गई 10 सेंटीमीटर और लोअर लिमिट हो गई 0 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कुछ टर्म्स यूज होती हैं अगर हम मेजरमेंट सिस्टम की बात करते हैं, तो वो टर्म्स का मतलब आपको पता होना चाहिए था। उसके बाद हमारा जो मेन आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पेपर में क्वेश्चन आता है
एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट सिस्टम। तो आपने पहले एरर्स के नाम बता देने हैं, फिर उसको आपने एक एक करके एक्सप्लेन करना है। जिसका मेन हमारा जो सबसे पहले एरर आता है वो आती है टाइप्स ऑफ एरर। एरर की टाइप्स क्या है, जो मैंने आपको फर्स्ट में पहले सबसे पहले बताया है, वो दैट वाज जस्ट अ एग्जांपल ऑफ एरर, कि आपको पता लगे कि एरर सिस्टम्स में है क्या। ठीक है, अब एरर की टाइप्स क्या है, कौन कौन से तरह के हमारे पास एरर्स हैं। सबसे पहले आता है ग्रॉस एरर, फिर आता है सिस्टमैटिक एरर, देन आता है रैंडम एरर। आपने इन तीनों एरर्स को एक्सप्लेन करना है। ग्रॉस एरर क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, और रैंडम एरर क्या होता है। तो सबसे पहले जो आपकी बुक में भी ये तीनों टाइप्स दी हुई हैं, सबसे पहले आता है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होता है, ग्रॉस एरर मेनली कवर्स द ह्यूमन मिस्टेक इन रीडिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कैलकुलेटिंग मेजरमेंट रिजल्ट। जो एक ह्यूमन के कारण एरर आ जाता है, ह्यूमन की रीडिंग के कारण एरर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एरर। जैसे सपोज मेरे पास कोई मशीन है जिसकी वैल्यू वहां पे शो हो रही है 0.5 सेंटीमीटर, लेकिन जब मैंने उसको रीड किया, मैंने उसको रीड कर लिया 0.6 सेंटीमीटर, तो वो बिकॉज ऑफ ह्यूमन मिस्टेक वो रीडिंग गलत आ गई। हमने उसको रिकॉर्ड गलत कर लिया, हमने उसको कैलकुलेट गलत कर लिया, या हमने उसको रीड गलत कर लिया, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एरर। जिसमें भी ह्यूमन मिस्टेक इन्वॉल्व होती है उसको हम ग्रॉस एरर बोलते हैं। उसमें इंस्ट्रूमेंट की गलती नहीं है, लेकिन हमारा फॉल्ट है, उसको रीड या कैलकुलेट या रिकॉर्ड हमने ठीक से नहीं किया। एग्जाम्पल लेते हैं, जब भी हम टेम्परेचर देखते हैं अपने थर्मामीटर पे, अगर हम डिजिटल थर्मामीटर को यूज नहीं कर रहे, तो अगर हम एनालॉग थर्मामीटर की बात करते हैं, उसमें मरकरी जो है वो राइज करती है। जब हम उसमें टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, हो सकता है वो टेम्परेचर हो 31.5 डिग्री, हमने उसको रीड किया 31.5 डिग्री, लेकिन उसकी एक्चुअल रीडिंग 21.5 डिग्री थी। तो वो मरकरी की या उस थर्मामीटर की गलती नहीं है, उसका मिस्टेक कहाँ पे होगी, हमने उसको रीड गलत कर लिया। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर के बाद जो नेक्स्ट एरर है हमारे पास, दैट इज, अच्छा एक मिनट, ग्रॉस एरर की कुछ और बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ग्रॉस एरर मे बी ऑफ एनी अकाउंट एंड देन देयर मैथमेटिकल एनालिसिस इज इम्पॉसिबल। सपोज मैंने रीडिंग की गलत रीड कर ली, तो उसका मैथमेटिकल एनालिसिस मैं करूंगी तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो अब मुझे ये तो पता लग गया कि ग्रॉस एरर है क्या। अब इसको मैं रिमूव कैसे कर सकती हूँ, अवॉइड कैसे कर सकती हूँ। सबसे पहले तो जब भी मैंने रीडिंग को रिकॉर्ड करना है या डाटा को रीड करना है या रिकॉर्ड करना है, तो बहुत ज्यादा केयरफुली मुझे उसको रिकॉर्ड करना है, ताकि मेरी रीडिंग में कोई गलती ना आए। सेकेंडली, एक बार मैंने रीडिंग ली, अगर हो सकता है वो रीडिंग मेरे से गलत आ गई, तो मैं उसको 2 या 3 टाइम्स सेम डिवाइस को दोबारा दोबारा से रीड करने की कोशिश करूंगी, ताकि अगर मेरे को एक बारी रीडिंग में प्रॉब्लम आ गई तो सेकेंड और थर्ड टाइम मैं उसको करेक्ट कर सकूं। ठीक है, मेक श्योर करना है कि जो रीडिंग आपने रीड करी है एक्चुअल में वो रीडिंग ठीक है या नहीं ठीक। क्लियर? ग्रॉस एरर में किसी को कोई डाउट है तो बताओ बेटा, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लियर है सबको? यस मैम। नेक्स्ट आ जाओ सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर्स जो है वो 3 तरह के हैं। सबसे पहला आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा आता है एनवायरमेंटल एरर, थर्ड आता है ऑब्जर्वेशनल एरर। इनके नाम से ही आपको समझ आ जाएगा कि ये किस तरह के एरर्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर की। इंस्ट्रूमेंटल एरर नाम से हमें पता लग रहा है कि इसका एरर किस में है, इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट। हाँ, ये इंस्ट्रूमेंट एरर 3 रीजन से आ सकते हैं। सबसे पहला रीजन हो सकता है ड्यू टू इनहेरेंट शॉर्टकमिंग इन द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई फॉल्ट आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से हमारी रीडिंग प्रॉपर नहीं आई। एग्जांपल लेते हैं, अगर हम परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट, ये हम आगे पढ़ेंगे। परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर मैग्नेट लगा होता है, ठीक है, या स्प्रिंग लगा होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो स्प्रिंग है, जब हम परमानेंट मैग्नेट के साथ स्प्रिंग को यूज करते हैं, तो विद पैसेज ऑफ टाइम जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो वीक हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी रीडिंग है वो फ्लक्चुएट करती है, या रीडिंग बहुत ज्यादा हाई वैल्यू देने लग जाता है इंस्ट्रूमेंट। इस एरर को हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर।
क्यों देने लग जाता है? क्योंकि उसमें हो सकता है फ्रिक्शन आ गई, क्योंकि आप परमानेंट मैग्नेट को यूज कर रहे हो, साथ में स्प्रिंग को यूज कर रहे हो, तो उसमें फ्रिक्शन आ गई, हिस्टैरिसीस लॉसेस आ गए, या गियर बैकलैश आ गया, मतलब उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलेंगे। उस इंस्ट्रूमेंट की शॉर्टकमिंग है, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है, उसका डिसएडवांटेज है। ठीक है। दूसरा, ड्यू टू मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अगर आपने इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से हैंडल ही नहीं किया, उसको अच्छे से यूज ही नहीं किया, तो भी हमारी रीडिंग ठीक नहीं आएगी। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो हमने ऑलरेडी एक बार प्रैक्टिकल में पढ़ा है, दैट इज ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में ऐसा लोडिंग इफेक्ट आ चुका है जिसकी वजह से हमारा सिस्टम एरर दे रहा है, उसको भी हम क्या बोलेंगे कि इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये तीनों फॉल्ट किसके हैं? इंस्ट्रूमेंट के हैं, इसमें ह्यूमन फॉल्ट नहीं है, ये सब इंस्ट्रूमेंट के फॉल्ट है। क्लियर है? यस इंस्ट्रूमेंटल मैम। एरर में किसी को डाउट है यस तो मैम। बताओ, पूछ लो नो बेटे। मैम। ओके, नेक्स्ट आ जाओ इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंट आपको ऑलरेडी पता लग रहा है नाम से कि इसमें कोई ना कोई एटमॉस्फेयर का ऐसा यू कैन से ऐसी इंटरफेरेंस रहती है जिसकी वजह से हमारे टेम्परेचर सिस्टम है, में एरर आता है। atmosphere। These errors are due to conditions external to the measuring device, including conditions in the surrounding of the instrument। जहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट को रखा हुआ है वहां पे एटमॉस्फेयर कंडीशंस क्या हैं, उसके कारण हमारे इन्वायरमेंटल एरर आ सकता है। अब आप अगर कोई भी फ्रिज लेके आते हो, माइक्रोवेव लेके आते हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेके आते हो, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि इसको स्टोर कहाँ करना है, इसको कहाँ पे प्लेस करना है। कई जगह लिखा होता है इसको ड्राई जगह पे प्लेस करना है, कहीं लिखा होता है रूम टेम्परेचर पे प्लेस करना है, कहीं लिखा होता है इसको सन रे से दूर रखना है, मतलब इसको वार्म जगह पे नहीं रखना। तो ऐसे वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के इसीलिए बताए जाते हैं स्पेसिफिकेशन, ताकि उसके अंदर कोई भी एरर इंट्रोड्यूस ना हो जाए एटमॉस्फेयर के कारण। अब वो एरर्स क्यों आ सकते हैं? ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू ह्यूमिडिटी, ठीक है, और ड्यू टू डस्ट, ड्यू टू वाइब्रेशन, ड्यू टू टेम्परेचर, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक इफेक्ट्स आ जाते हैं। अच्छा, आपको ये बात पता है कि आप अगर फोन अपना जो है वो टीवी के बहुत पास रखते हो, या टेप रिकॉर्डर के बहुत पास रखते हो, या माइक्रोवेव के ऊपर रख देते हो, तो आपके फोन की जो मैग्नेटिक रेज हैं और जो आपके उस माइक्रोवेव की मैग्नेटिक रेज हैं या फ्रिज की मैग्नेटिक रेज हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे डिवाइस के खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अपना मोबाइल फोन कभी भी किसी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के ऊपर नहीं रखना। इधर माइक्रोवेव, फ्रिज, टीवी, इनके पास हम अपना मोबाइल फोन यूजुअली रख देते हैं। आपने इनके पास अपना मोबाइल फोन बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड का इफेक्ट होता है वो हमारे डिवाइसेस में इंटरफेयर करने लग जाता है। पुराने, आई डोंट नो आजकल के एलसीडी एलईडीज में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जब पुराने सीआरटी टीवीज यूज होते थे, तो जब भी हम फोन उसका अपना उस टीवी के पास रखते थे, और अगर हमारा फोन आने वाला होता था, कोई हमें रिंग करता था, तो वो रिंग आने से पहले ही हमें टीवी में डिस्टरबेंस नजर आनी शुरू हो जाती थी। वो डिस्टरबेंस का मतलब क्या था? वहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट आ रहा है ड्यू टू अप्लायंस। और वो कुछ टाइम टीवी में डिस्टरबेंस आती थी, उसके बाद हमारी फोन की रिंग आती थी। मतलब वो रेज जो है वो पहले ही आनी शुरू हो जाती थी। जैसे मैम ने आपको कल सेमिनार में भी बताया था परसों, कि जो आपकी रेज हैं वो आपस में इंटरफेयर करती हैं, जिसकी वजह से आपकी रीडिंग्स करेक्टली नहीं आती, आपका इंस्ट्रूमेंट अच्छे से काम नहीं करता। और जैसे वो बता रहे थे कि फोन अगर आपका स्विच ऑफ है, या उस टाइम अगर आपका फोन रिंग नहीं कर रहा, तो जरूरी नहीं है कि वहां पे आपकी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स नहीं आ रही, जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। नेक्स्ट एरर आता है ऑब्जर्वेशनल एरर। ये तीनों जो है ये इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, ऑब्जर्वेशनल एरर और इन्वायरमेंटल एरर, इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ऑब्जर्वेशनल एरर कौन सा होता है? जो हमने ऑब्जर्व करने में एरर आ गया। मतलब जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, पैरेलैक्स एरर, दैट इज apparent displacement when the line of vision is not normal of the scale। मतलब अगर जब भी हम स्केल को रीड कर रहे हैं, हमारा लाइन ऑफ विजन स्ट्रेट होना चाहिए। अगर हमारा लाइन ऑफ विजन स्ट्रेट नहीं है तो पैरेलैक्स एरर आता है। एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरे पास कोई मशीन है जिसकी रीडिंग आ रही है 5 पॉइंट। अब जब मैं उसको रीड कर रही हूँ तो वो 5 पॉइंट है। मैंने जगमीत सिंह को बोला कि उसके देखो अपरेटस की क्या वैल्यू आ रही है, जब उसने चेक किया तो उसके अकॉर्डिंग वो 6 है। जैसे उस दिन भी ये प्रॉब्लम आ रही थी ना, जब हम डीसी सप्लाई दे रहे थे,
तो उसमें भी Yes, प्रॉब्लम ma'am. आ यस रही थी मैम। यही वाली कि आप सब अलग अलग Yes. रीडिंग्स देख रहे थे उस पे, और मेरे हिसाब से वो रीडिंग अलग थी। तो किसी की भी रीडिंग आपस में वो मैच नहीं कर रही थी। उसका रीजन क्या था? ड्यू टू पैरेलैक्स एरर, क्योंकि हमारा लाइन ऑफ साइट स्ट्रेट नहीं होता। कई बार हो सकता है मैं अप्रेंटिस के सामने खड़ी हूँ तो मुझे वो 5 दिख रहा है, जो उस राइट साइड पे है उसको वो 6 दिख रहा है, जो मेरी लेफ्ट साइड पे है उसको वो 4 दिख रहा है। तो वो रीडिंग का लाइन ऑफ साइट क्योंकि स्ट्रेट नहीं है, इसके कारण आपको उसमें एरर आएगा। मतलब आपने ऑब्जर्व ही उसको गलत कर लिया, दैट इज पैरेलैक्स एरर। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका इनएक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एवरेज रीडिंग। अब सपोज मैं आपको बोलती हूँ कि 3 रीडिंग्स आपने लेनी है और उसका एवरेज मुझे बताना है। जब आपकी वो तीनों रीडिंग्स ही करेक्ट नहीं होंगी तो नेचुरली उसकी एवरेज भी करेक्ट नहीं आएगी। तो इनएक्यूरेट एस्टिमेट आ जाता है आपका एवरेज रीडिंग का। आप एस्टिमेट लगा लेते हो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू इतनी होनी चाहिए, वो अप्रोक्सीमेशन इज ऑब्जर्वेशनल एरर, क्योंकि यू आर नॉट क्लियर, यू आर नॉट यू नो you are not sure about the reading you have read, कि जो रीडिंग हमने पढ़ी है अभी वो सही है या नहीं, आप उसके लिए श्योर नहीं होते तो आप अप्रोक्सीमेट वर्ड लगा देते हो साथ में। फिर आ जाता है रॉन्ग स्केल रीडिंग एंड रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा। आपने रीडिंग जो है वो गलत ली, इसीलिए रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा भी गलत हुआ। अब मैंने आपको एक टेबल बनवाया था कि इस टेबल में आपने सारी रीडिंग्स लिखनी है। अब वो रीडिंग ही जब आपने गलत ली है तो वो टेबल की सारी रीडिंग्स भी गलत हो जाएंगी, मतलब वो रिकॉर्डिंग ही गलत हो गई। ठीक है, देन इनकरेक्ट कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स बिटवीन कंसेक्यूटिव रीडिंग। अब मैं आपको बोलती हूँ आप 4-5 रीडिंग्स ले लो। अब ये रीडिंग सारी सेंटीमीटर्स में है, आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। अब जब आपने उसको मीटर में कन्वर्ट करने लगे तब आपकी कन्वर्जन में गड़बड़ हो गई, आपने कन्वर्ट उसको प्रॉपर नहीं किया, वो हो गई आपकी इनकरेक्ट कन्वर्जन ऑफ यूनिट। जब आपने उसको यूनिट को कन्वर्ट किया तब आपकी रीडिंग में प्रॉब्लम आ गई, तब आपकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो गई। जब सेंटीमीटर में थी तो आपकी वैल्यूज ठीक थी, लेकिन आपने उसको कन्वर्ट करते टाइम कन्वर्ट प्रॉपर नहीं किया, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू में गड़बड़ आ गई। ये हो जाता है हमारे ऑब्जर्वेशनल एरर। क्लियर है? कोई इसमें डाउट है तो बताओ बेटा। अब हम एक ग्राफ देखते हैं इंस्ट्रूमेंट रीडिंग का। इसमें देखो एक्चुअल क्वांटिटी और इंस्ट्रूमेंटल रीडिंग में हमने ग्राफ बनाना है। जो आपकी रीडिंग होनी चाहिए थी दैट शुड बी लीनियर, 0 से देखो जो स्टार्ट हो रही है डॉटेड लाइन, ये आपकी एक्चुअल लाइन होनी चाहिए थी आइडियली विदाउट एनी एरर। लेकिन क्योंकि एरर आ गया तो आपकी रीडिंग जो है ये अप्रोक्सीमेट 0.8 से स्टार्ट होके इस तरह से स्लोप आई। तो उसमें क्या हुआ, जब स्टार्टिंग में ही एरर आ गया 0 से लेके 0.8 तक जो एरर आ गया, सिस्टमैटिक एरर आ गया, उस एरर के कारण आपके पूरे डिवाइस की जो रीडिंग है वो नॉन लीनियर हो गई। होनी लीनियर चाहिए थी, लेकिन वो पहले ही जब एरर इंट्रोड्यूस हो गया तो उसके बाद वो सारे एरर्स बढ़ते गए, स्लोप जो है वो मल्टीप्लाई होती रही, एरर उसमें मल्टीप्लाई होते रहे और वो स्लोप जो है वो नॉन लीनियर हो गई। ठीक है, एक बार जब हमारा कई बार होता है फर्स्ट रीडिंग में एरर आ जाता है तो उसके बाद सारी रीडिंग्स ही गलत जाती हैं। एंड द लास्ट कैटेगरी जो हमारे एरर्स की थी दैट वाज रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है कि जब भी हमने कोई इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग को नोट डाउन किया तो उसमें रैंडमली एरर आ गया, मतलब हमें रीजन नहीं पता कि उस एरर आने का रीजन क्या है। पढ़ते हैं इसको, द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड इज अफेक्टेड बाय मेनी हैपनिंग इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में ऐसी काफी सारी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से एरर आ जाता है और हमें उसका रीजन नहीं पता। We are aware for some of the factors influencing the measurement, but about the rest we are unaware. हमें कुछ फैक्टर्स तो पता है जिसकी वजह से एरर्स आ सकता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो एरर आ सकता है और उनके बारे में हमें पता ही नहीं है, हमें रीजन नहीं पता उस एरर का। और ऐसे जो एरर्स होते हैं जो किसी डिस्टरबेंस के कारण आ जाते हैं और हमें उस एरर का रीजन नहीं पता होता, उसको हम रैंडम एरर बोलते हैं या रेजिडुअल एरर बोलते हैं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है उस एरर आने का, ना ही हम उस एरर को ठीक कर सकते हैं, वो रैंडमली जनरेट हो जाता है एरर। इसका भी हम एक ग्राफ देखेंगे। अब ये कुछ तरह के हमारे पास यू कैन से एरर्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ा है। 3 टाइप्स ऑफ जो मेजर हमारे पास पॉइंट्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा है।
रैंडम एरर में क्या होता है, अगर हम मेजर्ड वैल्यूज की बात करते हैं और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो गॉसियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, या फिर हम जो कह सकते हैं मीन ऑफ मेजरमेंट है या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मेजरमेंट है, उसमें क्या होता है, 68% ऑफ मेजरमेंट लाइट इन द इंटरवल and 95% lie in interval this and 99.7% lie within this। इसका मतलब कि जो सेंटर वाली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें उन्होंने क्या शो किया हुआ है कि 68% जो हमारे एरर्स हैं वो हमारे ये सेंटर वाली रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। रैंडम एरर की बात कर रही हूँ। मतलब कि अगर मैक्सिमम एरर हमारे पास आ रहा है तो वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम उसको मान लेते हैं कि अगर ये हमें तब जरूरत है अगर हमने इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करना है, लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने नहीं करना। तो कई बार अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आता है, कई बार नहीं, वैसे ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ एरर्स इंट्रोड्यूस्ड इन मेजरमेंट सिस्टम। तो उसमें आपने जब रैंडम एरर की बात करोगे तो एक ये ग्राफ बना देना है, और अगर आप इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात करोगे तो जो आपने पिछला ग्राफ देखा है उसको ड्रॉ कर देना है। इस ग्राफ के हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वो डिटेल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाता है। ले आता हूँ मैडम। ये एक क्वेश्चन आ गया था, टाइप्स ऑफ लोडिंग एरर। वो हमने जो लोडिंग इफेक्ट पढ़ा था ना उस दिन, नहीं लोडिंग जी एरर मैम। की टाइप नहीं है वो, जो हमने उस दिन लोडिंग इफेक्ट पढ़ा था वो है, वो अलग से क्वेश्चन आता है, वो एरर के साथ नहीं आता। लोडिंग एरर उसी को ओके। बोलते हैं जो हमने उस दिन पढ़ा है ना, लोडिंग इफेक्ट, उसको उन्होंने हम। लोडिंग एरर बोल दिया। ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर एरर। इसमें आपको कोई भी अगर डाउट है तो पूछ लो बेटा। मैम लिमिट एरर्स, ऑफ रीडिंग नहीं पता लगा। लिमिट ऑफ रीडिंग का मतलब कि जब आप रीड कर रहे हो उस चीज को, तो आपकी जो, जैसे मैंने सपोज एक ही चीज को 5 बार रीड किया, तो 5 बार रीड करने पे मेरी वैल्यूज जो है वो 2-3 बार तो सेम आई, लेकिन 1-2 बार वो जो रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं आई। तो वो रीड करने में हमारी लिमिटेशन है, लिमिट ऑफ रीडिंग इज लिमिटेशन ऑफ रीडिंग। वो हमारी रीड करने में कमी है जिसकी वजह से हमारी रीडिंग प्रॉपर नहीं आ रही, उसमें इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। ठीक है। प्रीतपाल, अभिषेक एंड करणप्रीत सिंह, मैं आप तीनों को रिमूव कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बोला था जिसको वीडियो मैम। ऑफ होगी उसको मैं रिमूव कर दूंगी। हाँ जी। मैम। हाँ जी। मैम मैम थ्री वो टाइप से। बीच में मैम कनेक्टिंग का आ जाता है फिर से, इसलिए बंद की थी वीडियो। नहीं वीडियो बंद नहीं करनी बेटे, वीडियो ऑन रखो। अभिषेक एंड करणप्रीत, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी आपको कि आप वीडियो ऑन करो। हाँ जी अनुराग, आप पूछ रहे थे कुछ। मैम एक सिस्टमेटिक एरर था, हम्म। एक रैंडम एरर था जो आपने बताया, हाँ जी। एक कौन सा था? ग्रॉस एरर। क्रॉस एरर। मैम एक बार सिस्टमेटिक एरर समझा दो थोड़ा सा, फिर एक बार मेन मेन देखो चीजें। ग्रॉस एरर जो है वो सिंपल ऐसा एरर होता है जो हमने हमने रीड करते टाइम गलत पढ़ लिया, उसको हम ग्रॉस एरर बोलते हैं। तो मैं मोटा मोटा मैं बता रही हूँ इस टाइम। ग्रॉस एरर वो है जो हमने रीड करते टाइम गलत रीड कर लिया जिसके कारण ग्रॉस एरर आ गया। तो उसके लिए, उसको अवॉइड करने के लिए हमने केयरफुली रीडिंग्स नोट करनी है और एक रीडिंग को 2-3 बार पढ़ना है ताकि हमारे अगर बीच में पता लग जाए कि कोई एरर तो नहीं आया। सिस्टमैटिक एरर में हमारे पास 3 तरह के एरर आ जाते थे, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर और एक इन्वायरमेंटल एरर। ठीक है। सिस्टमैटिक एरर में हमारे पास ये जो तीनों तरह के थे उसमें पहला जो है दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये हमें पता है कि इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे उसका स्प्रिंग खराब हो गया, उसका परमानेंट मैग्नेट खराब हो गया जिसकी वजह से रीडिंग करेक्ट नहीं आई। इन्वायरमेंटल एरर में ह्यूमिडिटी आ गई, टेम्परेचर आ गया, डस्ट आ गई जिसकी वजह से सिस्टम खराब हो गया और रीडिंग प्रॉपर नहीं दे रहा। ऑब्जर्वेशनल एरर में हमने उस जो रीडिंग्स ली हैं उसको ऑब्जर्व नहीं प्रॉपर किया, ये जनरली एनालॉग सिस्टम में होता है कि एनालॉग को जब हम रीड करना स्टार्ट करते हैं तो वो प्रॉपरली रीड नहीं हो पाता। लास्ट वन जो हमारा एरर था दैट वाज रैंडम एरर। रैंडम एरर का हमें रीजन नहीं पता होता कि एरर क्यों आया है, पर वो आ जाता है। हो सकता है वो डिजाइन की प्रॉपर डिजाइन नहीं था इसकी वजह से नहीं एरर आ गया, हो सकता है प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं थी इसकी वजह से एरर आ गया, हो सकता है किसी जो पर्सन उसको ऑपरेट कर रहा है उसको उसकी नॉलेज नहीं है उसकी वजह से एरर आ गया, हो सकता है आपको पैरामीटर्स की नॉलेज नहीं है उसकी वजह से एरर आ गया। तो कोई भी इसमें रीजन हो सकता है, वो रीजन हमें श्योर नहीं है, इसको हम रैंडम एरर बोलते हैं। आप क्या पूछ रहे थे अनुराग, कौन सा एरर बोल रहे थे रिपीट करने के लिए। मैम सिस्टमेटिक। हाँ मैम वही सिस्टमैटिक पूछा तीन था, आपने तरह के बता थे। दिया है। हाँ। हाँ जी, और किसी को कोई डाउट। नो मैम।
जगमीत, कोई डाउट? जगदीप, कोई डाउट? नहीं मैम, अभी नहीं है। अभी अभी मनजोत, मैम अभी नहीं है। ओके। मैं ये जो वीडियो एरर्स वाली थी मैं आपको लिंक शेयर करूंगी, ठीक है? ये वाली वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड करी हुई थी यूट्यूब पे, इसीलिए मैंने आपको वहां से पढ़ाया ताकि आप वीडियो देखो तो आपको क्लियर हो जाए। अगर किसी और सोर्स से पढ़ाती तो मे बी आपको वीडियो से प्रॉपर समझ नहीं आता। तो मैं कोशिश इसीलिए कर रही हूँ कि आपको वीडियो वाला जो लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है उसी से पढ़ाऊं, क्योंकि उसमें चीजें ज्यादा क्लियर है। और यही तीनों एरर्स जो है आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, सेम इसी तरह से, इसी लैंग्वेज में। हाँ जी शिवम, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं मैडम, यस क्या आएगा मैम? क्या डायग्राम है? मैम कुछ नहीं, मैं हाँ जी कह रहा आएगा थानू। अच्छा जी, यस। अच्छा, ठीक है जी। हाँ जी, अनुराग शर्मा, कोई डाउट? नो मैम। प्रीतपाल, अभिषेक भाटिया, रविकांत, रविकांत ने क्लास लेट ज्वाइन करी है, एंड करणप्रीत, कोई डाउट बेटे? करणप्रीत, कोई डाउट? अभी तक तो नहीं। ये बेटा जो लीड No, स्टूडेंट हो आप, साहिल, अपना एक तो नाम चेंज करो, उसको रीनेम कर लेना जूम मीटिंग में। अपना नाम, आपका कोई न्यूमेरिकल नंबर आ रहा है उसको आप साहिल नेम करो ताकि मुझे अटेंडेंस लगानी इजी हो जाएगी। ओके, सो दिस वाज आवर टॉपिक। इसके बाद हमारा एक लोडिंग इफेक्ट टॉपिक है, वो मैं आपको रिपीट करूंगी या फिर मैं आपको उसकी एक वीडियो भेजूंगी, आप वीडियो देखना, फिर कोई डाउट होंगे तो हम उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है? ये करने के बाद हमारा वैसे फर्स्ट मैम एक और चैप्टर। क्वेश्चन था, हाँ जी। इस सिलेबस से रिलेटेड नहीं था वो, वैसे वैसे जनरली पूछ रहा हूँ। हाँ जी। जैसे मैम ये नासा वाले हो गए, जैसे स्पेस एक्स हो गया। हम्म। अगर मैं स्पेस एक्स की बात करूं तो ये जैसे ये मिसाइल लॉन्च करते हैं जो फिर सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, हम्म। रास्ते में जब ब्लास्ट हो जाती हैं तो मैम इनको कैसे पता लगता है कि कौन सा एरर आया है? फिर ये जैसे इलोन मस्क वो चौथी बारी ये उसको हुआ ऐसे पता सक्सेसफुल। लगता है कि हमारे पास अलार्म अलर्ट होते हैं, हमने अपने सिस्टम्स में या हमारे जो मिसाइल्स हैं उसमें अलार्म अलर्ट लगाए होते हैं। तो जैसे ही इन बिटवीन स्पेस हमारा वो ब्लास्ट होने लगता है तो हमारा अलार्म जो है वो इंडिकेट हो जाता है। और कई अलार्म्स ऐसे होते हैं जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें पता लग जाता है कि ये अलार्म जनरेट हो गया है, मतलब इस सिस्टम में ये फॉल्ट आ गया है, लेकिन उस फॉल्ट को ठीक करने का हमें टाइम नहीं मिल पाता, उसके मेंटेन करने का टाइम नहीं मिल पाता। तो वो अलार्म जो है अच्छा। जिससे हमें पता लग जाता है कि सिस्टम में एरर ये आया था, लेकिन हमें उसको मेंटेन करने का या रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला। तो हर ठीक। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को जनरली हम अलार्म सिस्टम इन उसमें इंस्टॉल करके रखते हैं ताकि हमें रीजन पता लगे। अगर आप कभी ये इस सेमेस्टर के बाद, फोर्थ सेमेस्टर के बाद आपकी ट्रेनिंग्स लगती हैं, अगर आप बीएसएनएल में ट्रेनिंग्स लगवाओगे या किसी टेलीकॉम इंडस्ट्री में ट्रेनिंग लगवाओगे तो आपको वहां पे जाने पे पता लगेगा कि उनके हर सिस्टम में अलार्म सिस्टम होता है, जिससे कि अब जैसे सपोज हम बात करें, बीएसएनएल की बात करती हूँ, अगर वहां पे इंटरनेट चल रहा है, हम कंप्लेंट करते हैं कि हमारा जो घर का इंटरनेट है वो खराब हो गया है, उसको आके ठीक करो, ठीक है? या हमारे पूरी कॉलोनी का जो इंटरनेट सिस्टम है वो नहीं चल रहा, तो उनको कैसे पता लगता है कि कॉलोनी में जो इंटरनेट सिस्टम में प्रॉब्लम आई वो क्या आई? वायर टूट गई है, या नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, या उसमें कोई इंटरनेट स्पीड की प्रॉब्लम आ रही है? ये किस तरह से उनको पता लगता है? वो अपने सिस्टम में अलार्म जनरेट करे होते हैं उन्होंने, वहां से वो चेक करते हैं कि इस अलार्म का रीजन क्या है, जो अलार्म जनरेट हुआ है या जो रेड लाइट ब्लिंक हो गई इसका रीजन क्या था। फिर वो रीजन वहां से देख के फिर वो फील्ड पे अपना पर्सन भेजते हैं, वो जाके वहां से वो फॉल्ट ठीक करके आता है। सपोज अगर तार ही टूटी हुई थी तो वो जहाँ वहां पे जाके उस तार को दोबारा से ज्वाइंट करके आता है, ठीक है? अच्छा, जैसे मैम ये नेचुरली एरर आपने बताए हैं, जैसे रैंडम सिस्टमेटिक एरर एरर में। नहीं, हाँ रैंडम एरर तो नेचुरल है। हाँ रैंडम और ग्रोस एरर जैसे हम कर देते हैं। हाँ हाँ। तो अगर जैसे ये हो जाते हैं, मतलब नॉर्मली हो जाते हैं, तो इनमें ही जो अलार्म लगाए जाते हैं कि इसमें एरर आएगा तो अलार्म बज जाएगा। रैंडम एरर, जो अलार्म है ना वो एरर दे रहा है, मतलब अलार्म बता रहा है कि एरर आ गया, उसका रीजन क्या है वो नहीं बता रहा अलार्म। उसका रीजन अच्छा। हमें पता होता है कि इसके ये रीजंस हो सकते हैं, ये अलार्म अगर आया है तो इसके 3-4 रीजंस ही हो सकते हैं। वो 3-4 रीजंस को हम चेक करेंगे, अगर उसमें से जौन से भी रीजन निकलेगा उसको हम ठीक कर देंगे, ठीक है, थैंक यू। ठीक है?
चलो बेटा, हम अब कल मिलेंगे। आप ये एक बारी ये रिवाइज कर लेना। इसके बाद लोडिंग इफेक्ट करने के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर को कंप्लीट होने पे आपका एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट को पास करोगे तो हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, और वो टेस्ट के मार्क्स आपके असेसमेंट में ऐड अप होंगे। इसलिए बी प्रिपेयर्ड फॉर योर फर्स्ट चैप्टर। जितना हमने किया है पहले उसको प्रिपेयर कर लो। एक लोडिंग इफेक्ट भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसकी मैं वीडियो शेयर कर दूंगी। लोडिंग इफेक्ट का डाउट ले लेंगे। बाकी आप सारे जो भी तक हमने किया है उसको अच्छे से कर लेना। ओरल टेस्ट होना है आपका, आपने ऑन द स्पॉट मुझे आंसर करना है जो भी मैं पूछूंगी। मैम इस चैप्टर में से होगा कि लोडिंग एरर वाले चैप्टर में से? बेटा एक ही चैप्टर चल रहा है अभी, ये फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, उसी में है ये सारे टॉपिक्स। तो बुक ले लो, ओके EIM मैम। की IPH बुक ले लो। IPH भी अच्छी बुक है, और ईगल भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बुक ले लो और इसको पढ़ना शुरू कर दो, नहीं तो वीडियोस मैंने शेयर करी हुई हैं उसको देख लेना। लेकिन टेस्ट में कोई फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है? जो फेल होगा उसकी पेरेंट्स मीटिंग होती है यहाँ पे, और वो जो टेस्ट के मार्क्स होते हैं वो आपके पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स को दिखाए जाएंगे और उनको रीजन पूछा जाएगा आपका बच्चा पास क्यों नहीं हुआ। तो इट्स बेटर कि आप बड़े हो गए, अब अपने बेस पे ही इसको टेस्ट को क्लियर कर लो, ठीक है? ओके मैम। ओके बेटा, टेक केयर। थैंक यू मैम। ओके। हैव अ नाइस डे।